ओके सर, बाकी फिर जिस तरह ज्वाइन कर लेंगे दे कैन ज्वाइन इन बिटवीन, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे एक्सेस दोगे या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं? आपको पास एक्सेस नहीं है? नो, लेट मी सी। नाउ मेरे पास जो है ना वो यही आ रहा है कि आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माय स्क्रीन, गिव मी द एक्सेस। यस, लेट मी सी। सर कैन यू चेक, आपके पास अब हो रहा है ऑप्शन? नहीं बेटा, मेरे पास अभी भी जो है ना वो ऑप्शन नहीं आ रही। वकार कैन यू मेक हिम को होस्ट? इनके पास ऑप्शन आनी चाहिए। सर जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, आप चेक कर लें इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, तो ठीक है। else tell me, I'll share the slides to you on WhatsApp and then you can like सर यू आर होस्ट नाउ, प्लीज चेक, आपके पास ऑप्शन होगा। yes, yes, I get it, I get it. यस, लेट्स स्टार्ट। Okay, do let me know whether my screen is visible to you guys. यस सर, इट्स विजिबल। So it's working. So Zoe beta, can we start now? यस सर, वी कैन। Okay.
Ji, Assalamu alaikum, everyone. My name is Syed Ali Taki, and I have been a part of Department of Statistics, working as a lecturer since 2016 here in Comsat University Islamabad Lahore campus. Uh, आज का जो हमारा टॉपिक है, सो हम उसमें बात करेंगे बेसिकली एकेडमिक राइटिंग क्या है और पब्लिशिंग किस तरीके से जो है होती है। आई बिलीव इन द लास्ट प्रीवियस सेशंस में आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा हाउ आप पेपर्स को बेसिकली रीड कैसे करते हैं। टुडे इन आवर दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एकेडमिक राइटिंग क्या है, व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज ऑफ एकेडमिक राइटिंग। और जब आप एक पेपर को राइट अप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी पब्लिशिंग जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि रिसर्च पेपर्स जो हैं वो तो सिर्फ पीएचडी का बंदा ही लिख सकता है, या वो पीएचडी कर रहे होते हैं या जो पीएचडी कर चुके होते हैं, दैट टास्क दैट स्किल इज स्पेसिफिक फॉर देम, ठीक है। जबकि रियलिटी तो ये है कि आप रिसर्च पेपर्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी लिख सकते हैं और आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। थिंक अबाउट, अब आप जो है वो मिनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप केगल्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, आप गिटहब के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, आप कोई डाटा प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, आप अपने मिनी प्रोडक्ट्स बना के उसको एंड टू एंड, जिसको हम एमएलओप्स कहते हैं, वो भी बना के आप मुख्तलिफ लिंक्डइन पे पब्लिश कर रहे होते हैं। आप बता रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे आर्टिकल तो लिख ही रहे होते हैं, लेकिन व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग ऑल अबाउट। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही सादा जुबान में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर स्टेप्स क्या हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या हम जो है वो रिसर्च पेपर वाली कहानी जो है उसको समझ सकते हैं, और क्या हम कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे वो आप 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट है, छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट है, क्या आप भी रिसर्च पेपर जो है वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बेटा मुझे बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Perfectly clear. सो आज हम बात करेंगे बेसिकली 7 सिंपल एक्शनेबल सजेशंस के ऊपर, जो आपको आपके पेपर के अंदर लिखने में हेल्प आउट करते हैं, या जो आपके आइडियाज को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, डोंट वेट, जस्ट राइट। रिसर्च पेपर जनरली जो है वो स्टूडेंट्स को लगता है कि लिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो ये जो राइटिंग का आपका प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाता है। हम 7 सिंपल स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो पहला स्टेप है, डोंट वेट, जस्ट राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स करते क्या हैं, ठीक है, उनके पास एक आइडिया होता है, देन दे रिसर्च अबाउट देम, और फिर उसके बाद जो है वो पेपर लिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली राइटिंग पेपर मॉडल 1। आपके पास कोई आइडिया है, आप उसके मुतालिक रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि जब मैं रिसर्च कर लूंगा उसके बाद मैं पेपर की तरफ आऊंगा। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो रिसर्च है वो बेसिकली आपकी राइटिंग का एक पार्ट होना चाहिए, वो रिसर्च एक अलग से पार्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स से आप अगर कोई एआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले अगर आप 6 महीने उसकी रिसर्च में ही लगे रहेंगे तो आप उसको कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, कभी भी उसको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होगा क्या, हम दूसरे मॉडल पे आएंगे। सो आपका आइडिया, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट देम, ठीक है, और उसी राइटिंग के अंदर जो है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, और जब आप लिखते जाएंगे साथ साथ जो है वो उनके मुतालिक जो है वो रिसर्च करते जाएंगे। इससे होगा क्या, जब आपके पास कोई आइडिया होगा और आप उसके मुतालिक लिखना शुरू करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आपको लिखने से पता चलेगा कि क्या क्या गैप्स मौजूद हैं,
क्या क्या चीजें हैं जो उनको फिल किया जा सकता है। प्लस जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आप दिखाते जाएंगे, वहां से आपको फीडबैक मिलता जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप मॉडल 1 पे जाते हैं तो आप रिसर्च करें, यू डोंट नो कि आप किस डायरेक्शन में आपकी रिसर्च चल रही है, क्या वो डायरेक्शन ठीक है भी या नहीं है। लेकिन अब जब आप लिखते जाएंगे और लिखने से आपको पता चलता जाएगा कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो बेसिकली जो राइटिंग पेपर्स होता है वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म है फॉर डूइंग रिसर्च। मतलब पेपर, रिसर्च पेपर सिर्फ ये नहीं बता रहा होता कि आपने रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। रिसर्च पेपर बेसिकली आपकी रिसर्च की कैपेबिलिटीज को जो है वो डेवलप कर रहा होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। देखिए, जब भी आपने रिसर्च पेपर लिखना है या पब्लिश करवाना है, सो अल्टीमेटली यू हैव टू राइट समथिंग सो दैट इट कैन बी पब्लिश्ड। सो आपका जो राइटिंग का प्रोसेस है वो आपका आइडिया के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव एन आइडिया, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस आइडिया, और उसी प्रोसेस के अंदर आप रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च से आपको पता चलेगा, एक तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्लियर होता जाएगा, मीनवाइल आपके जो है वो आपको गैप्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। सो हमें बेसिकली राइटिंग जो है वो फोर्स करती है क्लैरिटी की तरफ, ठीक है। हमें जो राइटिंग जो है वो बेसिकली फोकस कर रही होती है ओपन, डिफरेंट वेज ओपन कर रही होती है डायलॉग के, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि क्या हम जो राइटिंग लिख रहे हैं उसके ऊपर कोलैबोरेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। व्हेनेवर यू आर डूइंग कोलैबोरेशंस विद को-ऑथर्स, आप उनको कुछ लिख के देते हैं, ठीक है। देन यू आस्क देम कि अच्छा मेरी एक्सपर्टीज ये है, क्या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप रिसर्च को फेज को सेकंड में ले आएंगे, ठीक है, सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन द थिंग्स। जब आपकी राइटिंग फेज में चीजें होंगी तो जो कोलैबोरेटर होगा, जो आपके को ऑथर्स होंगे, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि क्या उनको आपके आइडिया के अंदर कोलैबोरेट करना भी है या नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, डोंट वेट, just write. Whenever you have an idea, just start writing about that. The second step is identify your key idea. जब भी आप रिसर्च पेपर की बात कर रहे होते हैं, सो अल्टीमेटली हर एक रिसर्च पेपर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर आइडिया की बात हो रही होती है, ठीक है। मेजरली हम गलती क्या करते हैं, हम एक ही पेपर के अंदर बहुत सारे आइडियाज को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हम एक ही पेपर के अंदर कोशिश करते हैं कि 10 एल्गोरिदम्स लगा दें, 5 डाटा सेट को फिट कर दें, कुछ 10 मॉडल्स लगा दें, ठीक है, और उनको आपस में देखें जी कि कंपैरिजन करें कि क्या है, ठीक है, होगा क्या इससे। जो रीडर है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि आपका मेन आइडिया कहाँ पे गया। Okay? So whenever you are writing, you need to identify your key idea. Key idea के अंदर you will work, एक पेपर के अंदर you will talk about only one idea, ठीक है। और ये आइडिया को हम जनरली यही कहते हैं कि think about it as a virus, ठीक है, कि आप एक ही वायरस को इंजेक्ट कर रहे हैं। एक पेपर एक आइडिया की बात कर रहा है, ठीक है। Or there is a quote, the greatest ideas are literally worthless if you keep them to yourself. आपके पास भाई आइडिया है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, चाहे वो कितना बेहतरीन आइडिया है, for the world, for the people, for the users, for the readers, it is worthless. अरे भाई, आपको कोई फैंटास्टिक आइडिया के फनाओ जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई भी आइडिया आ रहा है, ठीक है, जस्ट टॉक अबाउट देम, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, write a paper, give a talk about any idea, no matter how weedy or insignificant it may seem to. जब आप अपने आइडिया की किसी से बात करेंगे, उससे डिस्कशन मोड में लेके आएंगे, तो तभी तो आपको आइडिया, अपने आइडिया की वर्थ पता चलेगी कि क्या मेरा आइडिया वर्केबल, सूटेबल, क्या वो रीडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो लिसनर्स को अट्रैक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा।
कई दफा हम कंसीडर करते हैं कि हमारा आइडिया बहुत ही कमाल है, लेकिन वो सिर्फ एक फैलेसी है। वो आपको लग रहा होता है कि आपका आइडिया जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, वो होता नहीं है। ठीक है, और हर जो भी आइडिया को डेवलप कर रहा होता है, उसको सर्च कर रहा होता है, उसको यही लगता है कि मेरा आइडिया बेहतरीन है। ठीक है, डू नॉट बी इंटिमिडेटेड। जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं, बेटा कैन यू टेक द क्वेश्चंस एट द एंड, उसके लिए हम पूरा जो है ना वो टाइम कर लेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे का क्वेश्चन है आइडियाज लीक का, अगर आपके आइडिया में इतना वर्थ होता है, ठीक है, सो जो आप सोच रहे होते हो वो आपको ही पता होता है। नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड योर इंटायर प्रोसेस। थिंक अबाउट, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो जो आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो उसका प्रोजेक्ट का आपको ही बेहतर पता होता है। यू कैन डिस्कस, यू कैन कोलैबोरेट विद देम, बट द मेन आइडिया आपको पता होता है कि मैं कहां से लेके कहां तक जा रहा हूं। ठीक है, सो राइटिंग पेपर इज हाउ यू डेवलप द आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करते हो तो आप अपने आइडिया को बेसिकली शक्ल देना शुरू करते हो। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ द प्रोसेस, आपका जो आइडिया इट कुड बी मोर इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग दैट इट सीम्स एट फर्स्ट। ठीक है, आइडिया कैसे होना चाहिए? हम आइडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आइडिया क्या होना चाहिए? ठीक है, आइडिया शुड बी अ रीयूजेबल इनसाइट, जिसको रीडर को पढ़ के उसके लिए फायदामंद हो। देखें, आप एक रिसर्च पेपर कब पढ़ते हैं? आप पर्टिकुलर वही रिसर्च पेपर पढ़ते हैं जिन टॉपिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है। और जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उससे कोई इंसाइट्स ले सकें, कोई उससे वैल्यूएबल चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, सो योर पेपर शुड हैव जस्ट वन पिंग मींस वन क्लियर शार्प आइडिया। सिर्फ एक आइडिया के मुतालिक आप बात करेंगे। ठीक है, और जरूरी ये भी नहीं है कि आपका आइडिया पहले ही फेज के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस आइडिया को फिनिश कहाँ पे होना है। ठीक है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा आइडियाज है, डू नॉट मर्ज दीज आइडियाज इनटू वन पेपर, राइट per idea per paper, and then by using this method you can write a lot of papers by incorporating different ideas into different papers. देखिए, कई दफा होता क्या है, हमारे पेपर्स के अंदर आइडियाज तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये बता क्या रहे हैं। ठीक है, थिंक अबाउट, आप कंसिडर योरसेल्फ एज अ रीडर। ठीक है, और आप एक रिसर्च पेपर जनरली पढ़ रहे हैं, जो आपने पिछले सेशन में देखा भी कि रिसर्च पेपर्स को आप पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप निकालते हैं। ठीक है, जब रीडर ही आप इतना इतना कुछ इनकल्केट कर रहे हैं तो आपका रीडर ही बेसिकली डाउट के अंदर है। ठीक है, सो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा समवेयर इन योर इंट्रोडक्शन, द मेन आइडिया ऑफ दिस पेपर इज दिस। तो यहाँ पे आपका रीडर को क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर जो है ये किस आइडिया के मुतालिक बात कर रहा है। ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके पेपर की जो आप इस पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी मेन कंट्रीब्यूशन है क्या, मेन आइडिया क्या है क्या। ठीक है, सो वहां पे रीडर को अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या मैं उस आइडिया के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, क्या मुझे आगे रीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, या मेरे लिए वो जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर थिंक अबाउट आप ये नहीं लिखते, ये नहीं बताते, ठीक है, तो आप पूरा टाइम रीडर को जो है वो उसको समझ नहीं आएगा कि वो किस चीज को पढ़ रहा है और उससे क्या इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। The third step is you need to tell a story. Consider your research paper is just like a story. आप अपने रिसर्च पेपर को जब भी राइट करेंगे आप उसको एक कहानी की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, इमेजिन करें ना, आप एक वाइट के बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन तो नहीं बताएंगे ना। यू स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम,
फिर आप उस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाएंगे फॉर योर ऑडियंस, कि प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग है क्यों, इसको सॉल्व क्यों होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई, और फिर उसके बाद आप बताएंगे हियर इज माय आइडिया, और फिर आप बताते हैं कि अब मेरा ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई, ये मेरा आइडिया, और ये मेरा आइडिया इस तरीके से वर्क करेगा, और वहां पे आप अपना बताते हैं कि आप इस आइडिया को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई टुक डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और अब मैंने ये एल्गोरिदम जो है वो लगाए हैं, और उसके बाद आप अपना आइडिया जो है वो दूसरे लोगों की अप्रोचेस के साथ, दूसरे लोगों की मेथोडोलॉजीज के साथ बेसिकली कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अपना स्टोरी की फॉर्म लेके आए। जस्ट थिंक अबाउट, अब आप देखें कि आप अपने पेपर को, रिसर्च पेपर को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए रिसर्च पेपर लिखना कितना आसान हो गया है कि आपका लॉजिकल फ्लो बन गया है। तो आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यार ये पॉइंट जो है ये तो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉब्लम को बता ही नहीं रहा, मैं तो डायरेक्ट जो है वो अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट डाटा के सोर्सेज बता रहा हूँ, बट मैं प्रॉब्लम को जो है वो तो बता ही नहीं रहा रीडर को कि प्रॉब्लम क्या है। तो क्या आपको लगता है कि आपका पेपर जो है वो पब्लिशिंग के लिए वर्थेबल होगा? यही प्रॉब्लम है कि आपके पेपर्स जो है वो उनकी रिजेक्शंस मोस्टली आती है कि आप प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं कर पाते, और ये बता ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो इस टाइम पे करेंटली इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। सेकेंड वन इज नेल योर कंट्रीब्यूशन टू द मास। जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको नेल करना पड़ेगा मास्टरी लेवल पे, ठीक है। मींस आपको पेपर के अंदर बताना चाहिए कि आपके पेपर लिटरेचर के अंदर, आपकी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। राइट द लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फर्स्ट, ठीक है। और ये जब आप राइटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आपका रिसर्च का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होगा, तो आप जैसे जैसे गैप्स आइडेंटिफाई करते जाते हैं, वैसे वैसे आप किसी जगह पे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन लिखते जाते हैं कि लेट्स से 2025 में ये लेटेस्ट रिसर्च पेपर आया, इन्होंने इस प्रॉब्लम को इस एंगल से तो देखा ही नहीं, तो वो आपकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स द एंटायर पेपर, ठीक है। जब आप उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिस्ट कर देते हो, ठीक है, उन गैप्स को बेसिकली फिल करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो वहां पे तो रीडर की एक्साइटमेंट होती है, और रीडर थिंक देखता है, ओ इफ अगर इन ये गैप ये लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पेपर के अंदर देयर मस्ट बी समथिंग एक्साइटिंग। तो वहां पे वो जो रीडर है वो आपका रीडिंग जो है पेपर की वो कंटिन्यू करता है। और यहाँ पे आप एक जो है वो बुलेट्स के अंदर या आप इंपॉर्टेंटली बताते हैं, स्पेसिफिकली बताते हैं, ठीक है। जो हम मास्ट की बात कर रहे थे वो आप स्पेसिफिकली बताते हैं, आप कोई रूम नहीं छोड़ते अपने रीडर के लिए कि वो गेस करे कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगी, ठीक है। यू नीड टू मेंशन योर कॉन्ट्रीब्यूशंस कि इस ऑथर्स के अंदर, ये रिसर्चर्स में ये गैप था, मेरा ये काम जो है वो इस गैप को बेसिकली फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ओके, देन आपको कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लिखने कैसे हैं। हमने समझ तो लिया कि कॉन्ट्रीब्यूशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि उनको लिखना जो है वो वहां पे जो है वो रीडर जाके एक्साइटेड होता है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखेंगे कैसे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। लेट्स से वी डिस्क्राइब द विजुअल सिस्टम, इट इज रियली कूल। नहीं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसी सेंस को आप लिखेंगे वी गिव द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स कंकरेंट प्रोसेस, दिस इज द थिंग वन। कहीं पे आप जाके लिखते हैं वी स्टडी इज प्रॉपर्टीज, उस लाइन से बेहतर अगर आप लिख देंगे ना, वी प्रूव दैट द टाइप साउंड सिस्टम इज साउंड एंड टाइप चेकिंग इज डिसेबल। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली थोड़ा चीज को नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से थर्ड एग्जांपल में आप देखते हैं वी हैव यूज्ड विजुअल्स इन प्रैक्टिस, वहां उसी की निस्बत अगर आप ये लिख दें कि वी हैव बिल्ट अ जीयूआई टूलकिट इन विजुअल्स एंड यूज इट टू इंप्लीमेंट अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, द रिजल्ट इज हाफ द लेंथ ऑफ द जावा वर्जन। तो आप देखें
यहाँ पे अगर आप नो के सेक्शन में देखें तो आपका रीडर थोड़ा सा कंफ्यूज है। आपने बताया तो है कि आपने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टीज किसी को प्रूव कर रही हैं? जबकि यस वाले सेक्शन में देखें तो आप उसी बात को कह रहे हैं कि भाई हमने प्रॉपर्टीज तो स्टडी की हैं, वहां से तो हमें प्रूव हुआ है कि देयर मस्ट बी सम गैप जिसको हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको अपनी कंट्रीब्यूशंस जो है वो इन डिटेल के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशंस कितनी डिटेल के अंदर जो है वो लिखी गई हैं। ठीक है, लुक एट दिस वन। अगर हम कंट्रीब्यूशन 1 की बात करें, वी एक्सप्लेन प्रिसाइजली व्हाट द टू मॉडल्स आर इन ए कॉमन नोटेशनल फ्रेमवर्क। अब उनकी नोटेशन जो थी वो दोनों मॉडल्स की सेम थी। सरप्राइजिंगली क्या था, दिस हैज नॉट बीन डन बिफोर, ये पहले नहीं हुआ हुआ। तो आप देखिए कि उसने 3 लाइनों के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन को कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉमन नोटेशन फ्रेमवर्क तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको किसी ने स्टडी नहीं था किया हुआ, जो मेरी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपनी कंट्रीब्यूशन जो है उसको नेल करना है, मास्टरी करनी है, ताकि आपका रीडर जो है वो कंफ्यूजन की स्टेट में ना रहे, उसको क्लियरली आइडिया हो कि ये पॉइंट्स हैं जहां पे इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एविडेंस। आई बिलीव आप लोगों ने जब रिसर्च पेपर्स को रीड करने के हवाले से सेशंस आपके होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके रिसर्च पेपर्स के अंदर नॉर्मली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, देन इट फॉलोज विद इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर व्यू, फिर आपकी मेथोडोलॉजी आता है, डाटा आता है, और फिर आपके जो है वो मेथोडोलॉजीज आपका आता है, और दिन फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं, और फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसी हवाले से बात करते हैं। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा दैट बेसिकली मेक्स क्लेम अबाउट योर रिसर्च। ठीक है, वो क्लेम्स करेगा। ठीक है, जो आपकी पेपर की बॉडी होगी वो बेसिकली उन क्लेम्स को जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर किए होंगे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन आपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन किए होंगे कि हमारा ये काम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये काम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप बेसिकली उसको एविडेंस के साथ सपोर्ट कर रहे होंगे। एविडेंस मींस आइदर इट शुड बी, एविडेंस शुड बी फॉर कम फ्रॉम योर डाटा, एविडेंस शुड कम फ्रॉम योर मेथोडोलॉजी, कहीं ना कहीं पे आप जो है वो उसको एविडेंस के साथ सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जितने आपने क्लेम किए होंगे, हर क्लेम को आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके एविडेंस के साथ। ठीक है, और उसके साथ उसको रेफरेंस के साथ मेंशन करेंगे। एविडेंस कैन बी एनालिसिस, थ्योरम्स हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकते हैं, मेजरमेंट हो सकती हैं। तो जो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्लेम कर रहे हैं, जो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्लेम कर रहे हैं कि मेरा पेपर जो है, मेरा आइडिया ये है, मैं अपने पेपर के अंदर, रिसर्च के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या वो कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी एविडेंस के साथ बैकअप कर रही है या नहीं कर रही? ठीक है, तो आप उसको, आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके क्लेम्स, जो आपकी कंट्रीब्यूशंस है विदाउट एविडेंस वर्थ इट नहीं है। रिलेटेड वर्क लेटर, जो आपसे मिलता जुलता काम है वो बाद में आप एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले आप अपना काम बताते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि नॉर्मली जो पेपर का फ्लो होता है वो आप उस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, देन आपका इंट्रोडक्शन का पेज होगा, फिर आप लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, और रिलेटेड वर्क की बात करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, अपने आइडिया की बात करते हैं, डिटेल्स की बात करते हैं, कंक्लूजन फर्दर वर्क की बात करते हैं। मेरा हाल है विद द न्यू ट्रेंड्स इट इज स्लाइटली चेंज टू बी ओवर देयर। आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम की बात करेंगे, फिर आप अपने आइडिया की बात करेंगे, डिटेल्स की बात करेंगे, फिर आप रिलेटेड वर्क की बात करेंगे। रिलेटेड वर्क से मुराद ये कि आपके रिजल्ट ये आ रहे हैं और आप उन रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं पुराने लोगों के साथ। तो वो वहां पे जो है, मेरा हाल है अब नए जो रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ना तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होके रिलेटेड वर्क बाद में आ गया। जहां पे आपका डिस्कशन का सेक्शन होता है वहां पे ये लोग ज्यादा जो है वो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जहां पे आपके रिजल्ट्स पहले होते हैं और वहां पे आप बताते हैं कि मेरा जो रिजल्ट आया है, ठीक है, लेट्स से
आपने कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाया और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 92% आ गई है, तो आप बताते हैं कि भाई मेरा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम मैंने लगाया है उसकी 92% एक्यूरेसी आई है, जबकि जो है लेट्स से गुप्ता 2025 के अंदर जो पेपर उन्होंने किया, उस पेपर के अंदर जो एल्गोरिदम की एक्यूरेसी थी वो तो 79% थी। तो वहां पे आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर आप कंक्लूजन और फर्दर जो है वो वर्क पे आते हैं। सो ये दैट फ्लो वाज एन ओल्ड फ्लो, ये जो है ये न्यू मॉडर्न फ्लो है, ठीक है। और इसमें आप देखें ना, आपको काम करना कितना आसान हो गया कि आप पहले 4 सेक्शन में तो सिर्फ अपनी कहानी बता रहे हैं। तो आपका जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि राइटिंग, यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग, तो आप देखिए कि आपकी कहानी कितनी आसान हो गई है कि अगर आपके पहले 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं जो कि आपकी ही सिर्फ बातों को हो रहा है, तो फिर आपके लिए जो है वो रिलेटेड वर्क का सेक्शन बिल्कुल एंड पे आ गया, ठीक है। और फिर आप कंक्लूजन फर्दर वर्क की बात करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो रिलेटेड वर्क से जो है वो बेसिकली एक एग्जांपल जो है वो ली गई है, ठीक है। देखिए ना, लेट्स से आप अपना रिलेटेड वर्क जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो think about, we're gonna read it out together. We adapt the notion of transaction from Brown, let's say reference number 1, as modified by distributed systems by White using the phase interpolation algorithm of Green. Our work differs from White in our advanced revocation protocol, which deals with the case of प्रायोरिटी इन्वर्जन। आप यहाँ पे तो प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं कर रहे, रीडर को समझ नहीं आ रहा भाई ये करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, रीडर को प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं है, ठीक है। और आपने इतनी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स जो है वो घुसा दी हैं, आपने ट्रांजैक्शन की भी बात कर दी है, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की भी बात कर दी है, आपने 4 फेज इंटरपोलेशन एल्गोरिथम की भी बात करी है, जबकि रीडर को प्रॉब्लम का तो पता ही नहीं है, ठीक है। और आप प्रॉब्लम नंबर 2 क्या हुई कि आप ऑलरेडी अल्टरनेटिव जो अप्रोचेस है वो आपने पहले बता दी, तो रीडर तो कंफ्यूज हो गया कि भाई इनकी अप्रोच क्या है, इनका आइडिया क्या है। पुट योर रीडर फर्स्ट, यहां से हम अपने रीडर को बेसिकली 6 नंबर पे हमारा आएगा कि हमेशा हमें जब भी हम लिख रहे होंगे तो लिखने के बाद हम उसको जब पढ़ते हैं तो कंसीडर आवर सेल्फ नॉट एज अ राइटर, वी मस्ट नीड टू रीड द पेपर कंसीडरिंग आवर सेल्फ एज अ रीडर। होगा क्या, आप एक्सप्लेन करते हैं अपने आइडिया को जो आप लिख रहे होते हैं, जैसे आप कोई व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना आप आसानी से अपने आइडिया को, अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि कोई बंदा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, चाहे वो पीएचडी लेवल का है, चाहे वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो रीड करे तो उसको थोड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कन्वेइंग द इंट्यूशन इज प्राइमरी नॉट सेकेंडरी, जो आपके आइडिया की इंट्यूशन है, जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। आपका डाटा, आपकी मेथोडोलॉजी ये प्राइमरी नहीं होने चाहिए, दीज मस्ट बी सेकेंडरी। आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी इंट्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। वंस द रीडर हैज द इंट्यूशन, जैसे ही रीडर की आपके प्रॉब्लम के अंदर, और आपने जिस तरीके से लिखा हुआ है कि मैं इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसकी वहां पे इंट्यूशन अगर डेवलप हो गई ना, ठीक है, तो वो आपके जो डिटेल्स है, जो आपका रिमेनिंग पेपर है, वो उसको पढ़ने में उसको कोई मसला नहीं होगा, वो फॉलो कर जाएगा, ठीक है। इवन इफ शी skips the details, she can takes away something valuable। तो जब भी आप पेपर लिख रहे हैं तो कंसीडर आप ये करेंगे कि आप जो पेपर लिख रहे हैं उससे जो भी रीड कर रहा है, जो भी रीडर है, वो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जो है वो आपके पेपर से चीज लेके निकले, ठीक है। कन्वेइंग द इंट्यूशन, हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो भाई आप इंट्यूशन क्या है, आप प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप अपने आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके साथ, थ्रू द एग्जांपल्स, ठीक है। जब आप एग्जांपल्स के साथ अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, फिर आप अपना जनरल केस पे
जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। और आप अपने आइडिया को ऐसे ही एक्सप्लेन करें जैसे आप किसी दूसरे बंदे को यूजिंग व्हाइट बोर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी प्रॉब्लम को समझना, आपके आइडिया को अंडरस्टैंड करना निहायत आसान हो जाएगा, ठीक है। और जब आप पेपर लिख रहे होते हैं उसमें कोई आपको पर्सनल जो है वो जर्नी लिखने की जरूरत नहीं होती। नोबडी इज इंटरेस्टिंग इन योर जर्नी, ठीक है। कि आप, मैं जी यहाँ से चला, मैंने इतने पापड़ बेले और ये किया वो किया, द रीडर हैज नथिंग टू डू, रीडर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इंस्टेड चूज द मोस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसर्च पेपर्स के हवाले से देखेंगे सो दे अब जो है वो रिसर्च पेपर्स के जो वर्ड्स होते हैं उनकी भी लिमिटेशन होती है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सारी ही कहानी जो है वो बताने की कोशिश करें कि जी मैंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना था तो मैं लाहौर के मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में जाती रही हूँ और मेरे इतने पैसे लग गए, तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर आइडिया, ऑल अबाउट योर आइडिया, लिसन टू योर रीडर्स, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक बेटी का भी क्वेश्चन आया था कि हमारा आइडिया जो है वो लीक हो जाता है, उनके लिए ये देखिएगा, लिसन टू योर रीडर्स, ठीक है। गेटिंग हेल्प, आप एक्सपर्ट्स तो ठीक है, ठीक है। क्या आपका आइडिया जो है वो नॉन एक्सपर्ट को समझ आ रहा है? क्या आप जो बताना चाह रहे हैं क्या उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो आपके जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं वो भी उतने ही आपके लिए गुड है एट द बिगिनिंग जितने आपके एक्सपर्ट्स गुड है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको नॉन एक्सपर्ट्स फिलहाल आपके आइडिया को ज्यादा आराम से सुन सके, रादर कि एक्सपर्ट बंदा जो है उसकी टाइम की लिमिटेशन हो और वो आपकी बात प्रॉपर तरीके से सुन ना सके, ठीक है। ईच रीडर कैन ओनली रीड योर पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम वंस। तो जिसको आप पेपर रीड करने के लिए भेजें, ठीक है, कि उसके ऊपर वो कमेंट कर सके, आप कोशिश करें कि उसको अपनी तरफ से बेस्ट जो है वो करके भेजें ताकि वो उसको जो है उसकी टाइम की आपके वैल्यू हो जाए, ठीक है। आप केयरफुली एक्सप्लेन करें कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सके। और अ, आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो मैक्सिमम फ्रेंड्स को बिफोर सबमिटिंग जितने पेपर लोगों से पेपर अपना रीड करवा सकते हैं वो आपको मुख्तलिफ पेपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्योंकि हर जो लोग होंगे आपके फ्रेंड होंगे वो आपको आपके पेपर को डिफरेंट एंगल से रीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं पे जो है वो जेन्युइन जो है वो ओपिनियन दे रहे होंगे। जब आपको लगे, आपको एक्सपर्ट की हेल्प कब कब लेनी चाहिए? जब आपको लगे कि आपका काम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया है, ठीक है, वहां पे आप उसको कहते हैं, ठीक है, कि मुझे हेल्प कर सकते हैं कि आप चेक कर दें कि क्या जो मैं वर्क फ्लो फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो ठीक है, ठीक है। कई दफा वो जो है उसका रिस्पांस आपको बड़ा हेल्पफुल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिक, और जो है कई दफा जो है वो आपको रेफर कर दिया रहेगा कि आप इस बंदे को जो है वो चेक करवा लें, मेरी डोमेन नहीं है, आप इसको चेक करवा दें। जब भी आपको कोई क्रिटिक मिलती है बेटा, जब आप पेपर जमा करवाते हैं वहां से आपको रिव्यूज आते हैं, ठीक है, रिव्यूअर्स जो है वो रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। कीप दिस इन माइंड, मेजोरिटी हम ये समझते हैं कि भाई ये बंदा जो है या जो ये रिव्यूअर जो है ये हमारा पेपर पब्लिश नहीं करना चाहता, या ये इसको काम हमारा पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको हर एक रिव्यू जो है वो हमेशा एक गोल्ड डस्ट की तरह लेना चाहिए, ठीक है। आपको जो अपनी क्रिटिसिज्म है एज वेल एज प्रेज जो है वो उसके ऊपर ट्रूली ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल है ये, बंदे को ये लगता है कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, ठीक है। बट इन एक्चुअल जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हो और आपका पेपर रिफाइन होके इतने प्रोसेस से गुजरता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये सारा जो प्रोसेस था वो मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो आपने अपने रिव्यूअर्स को कभी भी जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, या आपने ये नहीं कंसीडर करना कि ये तो जी जान के कर रहे हैं, ठीक है। टेक इट विद ओपन हार्ट, पॉलिश योर पेपर, पॉलिश योर राइटिंग, देन सबमिट इट अगेन, ठीक है।
वो जो आपकी बेसिकली फिनिशिंग हो रही होती है, पॉलिशिंग हो रही होती है, आपकी ड्राफ्ट की जो है वो ब्यूटिफिकेशन होती है, वो जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ, मैंने इस सारे प्रोसेस के अंदर सीखा कितना। तो अल्टीमेटली आप ये देखें कि आपने इस सारे प्रोसेस को कंसिडर, इट्स ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, इट्स नॉट द वन टाइम गेम। हर पेपर के अंदर आपके जो एक्सपीरियंस होंगे दैट वुड बी इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, कई पे कुछ पेपर, कुछ आइडियाज आपको लगेंगे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब आप उनकी पब्लिशिंग के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार कि मेरा आइडिया जो है ना वो पब्लिश नहीं हो रहा, इट्स गेटिंग रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। कहीं आपको लगेगा आइडियाज बस ऐसा ही था, मैंने बस ऐसे ही बनाया और लिख दिया और वो पब्लिश हो गया। ठीक है, सो हर पेपर की, हर आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसकी बिल्कुल डिफरेंट कहानी होती है। ठीक है, यस, इट्स ट्रू, द लक मैटर्स, बट अल्टीमेटली द वंस हु डू द हार्ड वर्क वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। ठीक है, सो आप जब भी रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए या आपके टीचर्स आपको कोई कमेंट करें तो उसको आप प्लीज नेगेटिव ना लिया करें। ठीक है, उस जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट है उसका कोई एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको कमेंट कर रहा होता है। ठीक है, यस, वी अंडरस्टैंड कि उसको अप्रेज करना जो है इट्स रियली हार्ड, बट इन रियलिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Read every criticism as a positive suggestion for someone you could explain more clearly. ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, भाई फलाना स्टूपिड बंदा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये समझ ही नहीं रहा। ठीक है, इंस्टेड फिक्स योर पेपर सो दैट कि अगला बंदा समझे कि यार यस दे आर वर्किंग ऑन दैट, वो मेरी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, और कीप दिस इन माइंड कि जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जी बिल्कुल ही फाइनल फॉर्म में जाएंगे तो पब्लिश होंगे, क्योंकि इन सबको पता होता है कि जो रिसर्च का प्रोसेस है, जो ये सारे रिसर्चर्स तो वो अपनी इनपुट दे रहे होते हैं जहां पे उनको लगता है कि हाँ ये बंदा जो है इनपुट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, यस, ठीक है, तो उसको पब्लिश किया जाता है। अगर एक ही पेपर के अंदर रिसर्चर्स या रिव्यूअर्स जो है वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने लग पड़े तो फिर तो कोई बेटा रिसर्च गैप ही ना रहा, फिर तो कोई रिसर्च गैप ही ना रहा, फिर तो समझे कि एक पेपर पब्लिश हुआ और सारी कहानी बंद होगी, तो फिर तो नए बंदों के लिए कोई रिसर्च गैप ही नहीं है। ठीक है, तो जस्ट एक प्रोसेस से आपको गुजारा जा रहा होता है, उनको आप जो है वो वार्मली थैंक यू कहें। ठीक है, कि उन्होंने आपके रीडिंग मटेरियल के ऊपर, राइटिंग मटेरियल के ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो मैं समरी बता देता हूँ जो हमने स्टार्ट में बयान किया था कि जब आप लिखने रिसर्च पेपर के प्रोसेस में आते हैं तो अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लें तो आपका जो लिखने का प्रोसेस है वो काफी हद तक जो है वो आसान हो जाता है। जिसमें हमने पहले 2 मॉडल्स के ऊपर बात की कि हम ये करते हैं कि हमारा आइडिया आता है, हम रिसर्च करते हैं और फिर लिखते हैं, लेकिन हमने उस मॉडल को स्विच कर दिया। हमने ये कहा कि जैसे ही आइडिया आएगा, जो कि अपडेटेड मॉडल है, वो ये कहता है कि जैसे ही आइडिया आए उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। आपकी जो रिसर्च है वो बेसिकली आपके राइटिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है जी, और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे उसमें आप जो है वो चीजों को नोट करते जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज दैट डोंट वेट, राइट। द सेकंड वन इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर की आइडिया। हर पेपर के अंदर एक की आइडिया के ऊपर आप बात कर रहे होंगे। ठीक है, फिर जब आपकी आइडिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर आप उसकी आइडिया को बेसिकली एक स्टोरी की फॉर्म में लेके आएंगे। जब आप स्टोरी की फॉर्म में लेके आएंगे फिर उस स्टोरी के अंदर जो आपकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं आप उनको क्लियरली जो है वो मेंशन करेंगे। जब आपने अपने आइडियाज को स्टोरी की फॉर्म में ले आए, आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियरली मेंशन कर दी, फिर उस आइडिया से रिलेटेड जिन बंदों ने काम किया हुआ है आप उनको उसके बाद जो है वो बयान करेंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर जितने हमारे रीडर्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो भी राइटिंग कर रहे हैं वो राइटिंग इन अकॉर्डेंस विद द रीडर्स करें, और हम अपने रीडर्स को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें कि जो रीडर हमारा ये रिसर्च पेपर पढ़े, कोई आर्टिकल हमारा पढ़े, वो उससे टेक अवे क्या ले रहा है। ठीक है, और जो कोई स्पेसिफिक रीडर हमें कोई सजेशन दे रहा है
तो हम उसके सजेशन को ओपन हार्टली अंडरस्टैंड करें और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें. That's it from my side. Now, questions are welcome. अगर किसी को आप कोई स्टेप समझ नहीं आया, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, वो अपना माइक जो है वो ऑन करके कर सकते हैं या वो कैन हैव इन चैट. सर मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर एनीवन एल्स आस्क कि सारे ठीक है प्रोसेस समझ आ गया. आपके ख्याल में जर्नल्स कौन से अच्छे होते हैं जहाँ पर हमें रिसर्च पेपर लिखना चाहिए या जिनको प्रेफर करना चाहिए? अच्छा, जर्नल्स की आई बिलीव जब आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स पढ़ना सीखे होंगे, सो मेजरली जो है वो जर्नल्स की ना कुछ कंपनीज हैं, जिसमें वन ऑफ द कंपनीज एल्सवेयर, वन ऑफ द कंपनी स्प्रिंगर, वन ऑफ द कंपनी इज वाले. तो ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके फिर आगे जो है वो मुख्तलिफ जर्नल्स हैं. ठीक है, आपको स्टार्ट के अंदर जो है ना मेरा नहीं हाल के क्योंकि आपका जो है वो एक्सपीरियंस जीरो होता है, सो आपको जो है वो लिख के सबमिट करवाना चाहिए. आपको कोशिश तो करनी चाहिए कि आप हाई क्वालिटी में जाएं, लेकिन अगर आपको बहुत रिजेक्शन आ रही है तो फिर आप जो है वो अपना थोड़ा सारा जो है ना वो क्वालिटी को लो करके ना आप सबमिट कर दें. जस्ट कि आप पहले ही फेज के अंदर जो है वो आपका ये ना हो कि मेरा तो ये पेपर जो है वो सबमिट जो है वो पब्लिश ही नहीं हो रहा. I think I can answer your question, right? Yes sir, you did answer. ओके, मुस्कान बेटी का क्वेश्चन है, सर एविडेंस किस किस तरीके से दिया जा सकता है? सो वी गोना गो बैक टू द स्लाइड्स वे वी डिस्कस्ड कि एविडेंस जो है वो कहाँ कैसे कैसे देखा जा सकता है. So here Muskan beta, we clearly mentioned evidence can be your analysis, can be comparison. अगर आप मैथमेटिकल काम कर रहे हो, कैन बी योर थ्योरम्स, कैन बी मेजरमेंट, कैन बी केस स्टडीज. आपको मैथमेटिकल डेवलपमेंट कर सकते हो तो आप उसमें बता सकते हो कि लेट्स से मशीन लर्निंग के स्पेसिफिक कैनन के अंदर इतने पैरामीटर थे, सो हमने उसको मॉडिफाई किया है, सो वो इंट्रोड्यूस अनदर पैरामीटर. आप एनालिसिस में ये कह सकते हो कि इससे पहले जो है वो लोगों ने वो केएनएन को यूज नहीं था किया, तो हमने केएनएन को जो है वो अपने मॉडल के अंदर जो है वो इस स्पेसिफिक डाटा सेट के अंदर यूज किया है. सो एविडेंस जो है वो इट कुड बी योर एनालिसिस पार्ट, इट कुड बी योर डाटा, इट कुड बी योर मैथमेटिकल डेवलपमेंट. Am I able to answer your question, Muskan beta? Okay, so there is another question from Laiba. So we feared from leaked our idea than what we have. That's why we can't pitch our ideas. Any solution of this problem or fear? Beta, the वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो सोच आपकी है, ये सोच जो है ना वो बड़ी लिमिटेड है. आप कोशिश करें कि इस सोच से बाहर निकलें, तो फिर आपकी कोलैबोरेशन जो है ना, क्योंकि लोग जो हैं वो दे आर ओपन टू अंडरस्टैंड, दे आर ओपन टू स्पीक, ओपन टू टॉक. अगर इस तरह करके बात हो तो हमारी कोई डिबेट्स ना हो, हमारे कुछ लोग एक दूसरे के साथ बात करना पसंद ना करें. यस, एवरीबॉडी हैज द ओपिनियन, लेकिन जो है वो क्योंकि आपका जो आइडिया ना, लेट्स से आप एआई का कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका आइडिया है उसमें एक बंदा लीड कर रहा होता है और बाकी लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. एम आई राइट? ठीक है, तो जो मेन आइडिया वाला बंदा होता है ज्यादा जो है वो उसी के पास होती है. बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव द आइडिया एंड यस you are still a new bee in this field in writing papers, so ultimately you need help from someone who is expert in that field. तो उसकी हेल्प से आपको थोड़ा सारा ना जो आपको पुश मिल जाएगी कि आपकी पब्लिकेशंस के अंदर थोड़ी आसानी हो जाएगी. यहाँ वो जो आपको रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आनी है वो नहीं मिल सकती. तो यहाँ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इस डर के साथ अपना आइडिया शेयर नहीं कर पा रहे कि कोई चोरी कर जाएगा, या दूसरा ये है
कि अगर आपके आइडिया के अंदर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपना आइडिया को शेयर कर रहे हैं और आप उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना, जो पहले मॉडल की हमने बात की थी कि हमारे पास आइडिया और हमने रिसर्च करना शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे पे आएंगे, अगर आप दूसरे मॉडल पे वर्क करेंगे कि आप कुछ उस आइडिया के ऊपर लिख के लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपके आइडिया के लीकेज होने के चांसेस जो है ना वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज द अदर पर्सन, उसको ये समझ आ रही है कि ये बंदा तो जो है वो ऑलरेडी इस आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, तो फिर आपके चोरी होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। होता ही है नॉर्मली कि आप के पास आइडिया तो होता है, बट आपने उस आइडिया के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, सो यू जनरली डिस्कस दैट आइडिया विद एनीवन एल्स, ठीक है। तो फिर जो है वो आपके चोरी होने के चांसेस जो है वो थोड़े सारे जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये लिमिटेड लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो आपके आइडिया को ही जो है वो इनकरेज करते हैं। I hope I answer your query or your misconception, Labibeta. Also, sir, before we get any other question, I would like, वैसे तो बहुत हो गया डिटेल में, what would be your advice to the researchers या जिस अंडरग्रेड के हम स्टूडेंट्स लाइक ऑल भी 6th 7th 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में अभी हमारा मेन फोकस होता है FYP और वो सारी चीज़ें, उसकी हम रिसर्च ही कर रहे होते हैं। तो व्हाट वुड बी योर वन एडवाइस कि अच्छा हम लोग अगर अपने FYP को लेकर जाते हैं रिसर्च पेपर की तरफ, तो व्हाट वुड बी दैट वन थिंग कि हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए? हाँ, आप कोशिश करें कि आपका जो FYP है उससे रिलेटेड जो लोगों ने रिसर्च की हुई है, ठीक है, क्या वो रिसर्च जो है वो किसी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है। कुछ FYPs आपको पता है कि आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो रिसर्च पेपर की फॉर्म में अपने FYP को लेके जाना जो है वो इतना वर्थ इट नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका FYP जो है वो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो कि किसी राइटेबल फॉर्म के अंदर लेके आया जा सकता है, ठीक है, तो फिर हम उसको लेके आ सकते हैं। यस, आई गॉट इट। और दूसरा सर साइटेशंस वाली बात है कि साइटेशंस और रेफरेंसेस, इनको हमें किस तरह रिसर्च पेपर में कैटर करना चाहिए? मेरा हाल है कि आपको फिलहाल जो है ना वो उस पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि when I was designing this slides, so मैंने एक चीज को बड़ा नोट किया। लुक एट दिस वन, सो दैट वाज द ओल्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको जो है ना वो, अगर आप थर्ड नंबर पे रिलेटेड वर्क को लेके आओगे ना तो फिर आप ऑब्वियसली यू विल कंसीडर द साइटेशंस, द रेफरेंसेस पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडर्न वे में लेके आओगे तो ये देखें, चार पहले जो मेन मेन चीजें हैं वो आपकी अपनी हैं, ठीक है। तो जब आपकी अपनी मेन चीजें लिख लेंगे आप, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मेरा मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरा डाटा क्या बता रहा है, तो फिर आप उससे रिलेटेड जो है ना वो वर्क ढूंढ सकेंगे, आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो फिर आपके लिए कंपैरेटिवली जो आपका वर्क लोड है ना वो जरा कम हो जाएगा, या आप कह लें कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। जी ठीक है सर, गॉट इट। वो मेजरली होता यह है कि यू स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द रिलेटेड वर्क एट दैट पॉइंट और आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ये आ जाती है कि आपको समझ नहीं आ पा रहा होता है कि इन्होंने, आपको ये लगता है कि सारा काम तो इन्होंने कर दिया है, मेरे लिए क्या बचा है, ठीक है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम को इनलिस्ट कर देते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और ये बेटा इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, द राइटिंग पेपर्स आर लर्निंग प्रोसेस। हो सकता है आप लिखना शुरू करें, आपका जो एक्सपीरियंस जो है वो आपके बिल्कुल जो साथ में फ्रेंड है उसके एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसमें जो है ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके बहुत मैटर करते हैं। यस, यू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, तो वो आपको जनरली गाइड कर सकते हैं, बट एवरीबॉडी हैज हिज ओन एक्सपीरियंसेस। एंड सर लास्ट क्वेश्चन वुड बी मेरी साइड से, बाकी इफ एनीवन हैज दे कैन लिस्ट डाउन कि हमारे जो रिसर्च पेपर हो गया, हमने थ्योरी की बात कर ली, हमने अपनी जो हमने प्रॉब्लम फाइंड की उसकी बात कर ली, सोल्यूशन की बात कर ली,
what would be the importance of visuals और जो statistical points होते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का एक एमएल का बच्चा है, उसको उसने उस तरह स्टैट्स नहीं पढ़ी होती, मैथ्स नहीं पढ़ी होती, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च पेपर में। और जो विजुअलाइजेशंस होती हैं, जैसे हम ये एफआईपी और ये रिपोर्ट्स वगैरह के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर वाली ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी आपको रिक्वायर करती हैं कि थोड़ी आपकी एक्सपर्टीज़ हो, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च पेपर में। ओके, जब आप रिसर्च पेपर को बेसिकली लिख रहे होते हैं ना, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ना ग्रैब कर पाएँ, ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग के ना बेटा कुछ लेवल्स हैं। उस लेवल्स में जो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो लिसनिंग पे होता है, ठीक है? फिर दूसरा जो है वो राइटिंग पे होता है, और तीसरा लेवल जो एडवांस लेवल है वो विजुअलाइजेशन पे होता है, ठीक है? तो विजुअल्स जो आपके पेपर में होते हैं या विजुअल्स आप नॉर्मली किसी को दिखाते हो ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बड़ी क्विकली हो जाती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर सब्जेक्ट, आपका रिसर्च एरिया, ऐसा नहीं है कि आप हर एक, अब हिस्ट्री का पेपर लिख रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर आप लिख रहे हैं, साइकोलॉजी का पेपर लिख रहे हैं, तो उनमें आप विजुअल्स घुसाएंगे नहीं। देयर कम्स द केस स्टडीज, फिर आप वहां से उसको एविडेंस कर रहे होंगे, आप वहां से उसके रेफरेंसेस को पुट कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपका किसी हद तक विजुअल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दे आर नॉट द कंपल्सरी वंस। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आई गॉट इट। आई गेस नो वन एल्स इज अ क्वेश्चन। If anyone else has a question, you guys may ask. नहीं है। So you can just give my email address to them. I'll write in the section. I'll give you my email address. If anyone needs any kind of help, I am open to for them. Right. This is my email address, and my office is in K Block, Department of Statistics. It's cabin number 5. तो बेटा किसी के हवाले से भी कोई क्वेरीज होंगी, कोई गाइडेंस होगी, तो I'm always available. Thank you so much, sir. That really means a lot. I guess no one else has a question. So let's call it a day. जी ठीक बेटा. I'm gonna close my screen. Yes, sir. Thank you so much again for sharing this much insights. Inshallah, we will be publishing our papers soon. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. फाइनल टेक अवे आज के सेशन के वाले से ये है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो आप पेपर लिख नहीं सकते. इट जस्ट, आप जिस तरह FIP बना सकते हैं, आप छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है? उसी तरह आप पेपर भी लिख सकते हैं. यस, वी हैव अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइबा. यस लाइबा बेटा, यू कैन आस्क क्वेश्चन. Like if you are comfortable, you can ask a question by unmute, or you can ask question in the chat box. Just wait, Zoa beta. Laiba has a question. Yes, sir. Waiting. So before moving on, I'll show you my profiles. Not sure. Oh, okay. I think, yeah. So this one is my Kaggle profile. If somebody wants to connect with me on Kaggle, this is my Kaggle profile, and I have my GitHub is with same ALITAQISHAH. My GitHub is ALITAQISHAH, right? And this one is my Google. Okay, let me. You are seeing my Kaggle profile, right? Yes, sir. We got it. Okay, let me. Yeah. So this one is my Google Scholar profile. So I majorly work on the intersection of
You can say climate change, green innovation, technological innovation. So I majorly work on these using the concepts of probability distribution. So we develop new probability distributions. It's a mathematical process, and then apply them to the energy, climate related data. So this is my major field. So if anyone wants to collaborate with me, I will be more happy, and we can work together. Yes. So we're just waiting for Laiba's question, and then we're getting So Laiba wind up. has put her question in the message ओके, box. ओके। अगर हमें किसी को अपना आइडिया बताना हो तो हम कंप्लीट तो नहीं बता सकते, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड वे, उसका स्ट्रक्चर वे क्या होगा? अ, 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 लाइबा बेटा, yes, I understand your reservations about sharing your idea, but think about your FIP project. आपका FIP project, can you write down your major subject in the chat box so I can give you example that is most relevant to you? Uh, uh, okay, we have another questions from by Hamza. So as you have said that the paper should be easy enough that a layman can understand, but the technicalities can only be understood by the domain experts. Yes, we understand that, बट होता ये है हमजा कि आपने अभी जो पेपर्स रीड करना पिछले सेशन में देखा, तो उसमें आपने देखा कि आपको, आप पहला पेपर कोई भी पढ़ रहे हो तो उसमें आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की, निकालने की। ठीक है, आपको उस टर्म्स का पता है नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं। इसी तरह जाहिर बात है, जब आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट मस्ट बी फ्रॉम एनी डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो उस डोमेन का जाहिर बात है सारे लोगों को तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपको उस डोमेन को थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत ही अगर टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो रीडेबिलिटी है, आपके जो रीडर्स हैं, वो जरा नैरो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, BS Computer Science. Better think about your FYP project, right? When you have the idea of any FYP, so उसको आपको जो है वो कई दफा लगता है कि yes you are able to complete it by yourself, it's a solo project, लेकिन कई दफा लगता है कि नहीं, मुझे टीम की जरूरत चाहिए। ठीक है, सो जब आपके टीम की जरूरत होती है, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली यू नीड टू टेल योर टीम अबाउट द प्रोजेक्ट। तो अगर आपकी टीम के अंदर जो है वो आपका FYP का प्रोडक्ट जो है वो आप डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपका FYP की जो प्रोडक्ट आप डेवलप करना जा रहे हैं, वो एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे? थिंक अबाउट ना, दो टीम्स हैं। एक टीम जो है FYP की, उनकी आपस के अंदर बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो आपस के अंदर चीजें शेयर कर रहे हैं, चीजें शेयर भी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने डोमेन कर ली। एक बंदा जो है वो बैकएंड पे काम करेगा, लाइक डेटाबेसिस के ऊपर काम करेगा, एक बंदा जो है वो क्लीन डाटा क्लीनिंग के ऊपर काम करेगा, और एक बंदा जो है वो यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करेगा। तो तीनों बंदों ने अपनी अपनी आइडेंटिफाई कर ली, और तीनों ने कोलैबोरेशंस के साथ जो है वो मिलकर काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक टीम ऐसी है जिसमें एक बंदे को पता है, लेकिन ही डोंट वांट टू टेल द स्टोरी। तो दोनों की जो फाइनल प्रोडक्ट होगी, उसमें से आपको क्या लगता है कि किसकी प्रोडक्ट बेहतर डेवलप होगी? ठीक है, ऑब्वियसली द वन जिनकी आपस की कोलैबोरेशन ज्यादा अच्छी होगी, जिन्होंने आपस के अंदर जो है वो चीजें ज्यादा डिस्कस की होंगी। तो जितनी ज्यादा आपकी आपस की टीम के अंदर डिस्कशन होती है, उतनी आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट हो रही होती है वो ज्यादा अच्छी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, एंड जो है जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी जॉब के लिए जाते हैं, सो अल्टीमेटली इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। सो रिसर्च पेपर जो है वो भी एक टीम वर्क है, एक टीम एफर्ट है, वेयर वन द आइडिया पर्सन इज लीडिंग, बेसिकली वो लीड कर रहा होता है, और वो फिर सेक्शंस को डिवाइड करता है कि ये बंदा जो है वो लिटरेचर व्यू को देख ले, ये बंदा जो है वो डाटा को कलेक्ट कर ले, और तीसरा बंदा जो है वो डाटा के एनालिसिस को कर ले। ठीक है, दिस इज हाउ यू ग्रो। अगर आप अकेले सारा कुछ कर रहे हैं तो शायद आपको एक प्रोजेक्ट को, एक पेपर को लिखने के अंदर जो है वो टाइम ज्यादा लग जाए, और जरूरी ये नहीं होगा कि आप हर एक सेक्शन के अंदर जो है वो आपकी मास्टरी हो।
यही काम अगर आप टीम वर्क में करेंगे तो हो सकता है जो आपका 4 मंथ का प्रोजेक्ट है वो 1 मंथ या 2 मंथ में कंप्लीट हो जाए, प्लस एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन एक्सपर्टीज। तो वहाँ पे आपकी जो रिसर्च पेपर का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका जो है वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। And then we have I hope beta Laiba beta I somehow clarify your thoughts. And then we have Jawad, try my best to take these lectures to learn to alert the lecture system Google can make update live actually in how much time will we receive lectures? Can you tell if they might also the vibe code Firebase Studio? I think Jawad questions are for you, Zoha beta. Yes, sir, I'll address And Baki. then Muskan, question is research papers have evidence in form of experiments. So how can we perform experiments from research based on the nature of your study? If you belong to some pure science, तो वहां पे आपको फिर जो है वो अपने ऑब्वियसली लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। और उनकी जो जारी बात है टाइम्स जो है वो हर एक्सपेरिमेंट का जो है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। जी बेटा, anybody else has question, please ask in group. We'll wait for like 2-3 minutes more and then we can wind up. Sir, up till another question raises up, I would like to ask you about data set collection कि जो data set collection होती है उसके अंदर like अगर एक there is a student जिसे बिल्कुल ही नहीं पता और उसने data set collect करना है और उसे manually annotate भी करना है, तो आप उसको कैसे guide करेंगे? जनरली जोहा बेटा डेटा जो है ना वो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। वन इज प्राइमरी डाटा, द सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो है वो स्पेसिफिकली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम थ्रू क्वेश्चंस थ्रू इंटरव्यूज जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा को हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि somebody else has collected the information और वो कहीं ना कहीं भी पड़ी है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको प्राइमरी डाटा चाहिए या सेकेंडरी डाटा चाहिए। अगर तो सेकेंडरी डाटा चाहिए तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि उसकी डोमेन क्या है, ठीक है। वन जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है वो किगल है, जहाँ से आपको तकरीबन जो है वो आप काफ़ी चीज़ों का डाटा वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ से आपको डाटा की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और अगर आप किसी ऐसी डोमेन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, सो देन देयर इज अनदर टेक्निक जिसको हम सिमुलेशंस कहते हैं, ठीक है, सिंथेटिक डाटा कहते हैं। आप आर्टिफिशियल जो है वो डाटा जनरेट कर लेते हैं। आई बिलीव आप लोगों ने वो टेक्निक जो है वो पढ़ी होगी, सिंथेटिक डाटा। आप किस तरीके से बेसिकली आप आर्टिफिशियल डाटा जो है ना वो बाय गिविंग देम द पैरामीटर्स, ठीक है, आप आर्टिफिशियल डाटा जो है वो जनरेट कर लेते हैं। देखिए रिसर्च के अंदर जो है ना वो डाटा की क्वालिटी जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने अच्छे आपके डाटा की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी आपकी रिसर्च की जो है ना वो वर्थ बनेगी। यू गेट द पॉइंट। Yes, sir, got it. I guess there are no more questions. सो इट्स बिन अ वंडरफुल सेशन बेटा, आप सबके साथ बड़ा ही मजा आया। जोहा बेटा थैंक यू सो मच कि आपने ये इनिशिएटिव जो है वो रमज़ान के मंथ में शुरू किया हुआ है और आप जो है वो
बहुत सारे लोगों को जो है वो इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे भी शामिल किया, और मैं थोड़ा-सा अपनी जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सका। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से के साथ जो है वो आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन्स थे, बहुत अच्छी क्वेरीज़ थी। बड़ा अच्छा टाइम आप लोगों के साथ गुज़रा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, स्पेशली ज़ोहा बेटा आपका। आई विश के तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह हम मिलके ग्रो करें, और कहीं न कहीं पे अपनी कंट्री के लिए जो है वो अपने इदारे के लिए, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। ज़ोहा बेटा थैंक यू सो मच, आपका बहुत Thank you शुक्रिया। so much, yeah. Thank you so much. It was so insightful. Inshallah, we will see and we will be having more sessions like this in future. Thank you so much. जी ठीक। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। Allah लव यू, आई Hafiz. एम लीविंग। Yes, sir. Everyone, thank you so much. Take care. Good night. Bye. Allah Hafiz.